गाइस, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए नया पोर्टल हमारा आ चुका है। नए तरीके से आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी करंट असेसमेंट ईयर के लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आपको अपनी ITR 4 फाइल करनी है। बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कैसे आपको कहां पर क्या क्या फिगर्स डालनी है, कैसे 26A से रिकंसिलिएशन करनी है। सारी चीजें बिल्कुल ही डिटेल में कवर करने वाले हैं आज हम। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड विदाउट एनी फर्दर डू करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। चलते हैं सीधा पोर्टल पे और स्टार्ट करते हैं अपनी रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूं कैसे आपको रिटर्न फाइल करनी है। सबसे पहले लॉगिन कर लो आप पोर्टल पे जा करके। गाइस, अगर आपको ये जानना है ना ITR 4 भरनी है कि 3 भरनी है, 1 भरनी है, 2 भरनी है, उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। वहां पर जाकर आप चेक कर लेना कौन सी ITR आपके लिए बेस्ट है, कौन सी ITR आपके ऊपर एप्लीकेबल। कंटिन्यू कर दो, आप लॉगिन कर लो सबसे पहले एंड उसके बाद में आप इसको स्किप करो, अभी प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे। फाइल नाउ पे जाओ आप। फाइल नाउ में जाकर के असेसमेंट ईयर 21 एंड 22 हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू करोगे। उसके बाद कैसे ऑनलाइन प्रिपेयर करना चाहते हो, ऑफलाइन, तो ऑनलाइन ही हम करेंगे ITR 4 फाइल। प्रोसीड करेंगे। अब आपके पास दो चीज़ें आएंगी। अगर आपने पुरानी कोई ITR भरी है तो आप यहाँ से रिज्यूम कर सकते हो, या फिर आप दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो सो फ्रेश ITR, यहाँ से हम फ्रेश ITR फाइल करने की तरफ जाएंगे। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। आप आई बटन में जरूर चेक कर लेना कौन से रिटर्न आपके लिए एप्लीकेबल है। गलत रिटर्न नहीं फाइल करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर जाकर के ITR 4 आज हम सीखने वाले हैं। प्रोसीड विद ITR 4। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता दिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले पूछता है कि आप क्यों अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हो। सो ये वाले जो सेक्शन है, ये 7th प्रोविजो, ये लास्ट फाइनेंस एक्ट में 2020 वाला जो हमारा फाइनेंस एक्ट था उसके अंदर ये ऐड हुए थे। अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अपने बैंक में डिपॉजिट कराया, 2 लाख से ज़्यादा का फॉरेन ट्रैवल के लिए किया है, या फिर 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है आपका प्रीवियस ईयर 20 एंड 21 में, तो आपको यहाँ पर रिस्पेक्टिवली क्लिक करना है एंड कंटिन्यू करना है। और पहला पॉइंट है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारी कितनी है, 2.5 लाख, उससे ज़्यादा है तो आपको सिंपली पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो एंड कंटिन्यू करो। सो हमारे केस में ये पहला वाला ही एप्लीकेबल है तो हम इसको टिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये हमसे बोल रहा है ये हमारा जो डेटा है प्रीफिल डेटा ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, तो कोई बात नहीं, कर लीजिए आप हमारा डेटा पिक। पहले हमको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन सारी हमको यहाँ पर फिल करनी है। देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर ऑफ एंड एग्जम्प्ट इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो ये 6 इन्फॉर्मेशन है, 6 समरी है जो आपको डालनी है और उसके बाद में आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो हमारी ऑटोमेटिकली सिस्टम ने पिक कर ली होगी। बेसिक प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली पिक करी है लास्ट वाली रिटर्न से। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लास्ट रिटर्न से पिक हुई है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको सेलेक्ट करना है नॉट एप्लीकेबल। आप एम्प्लॉयमेंट अगर करते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट या अदर में किसी कोई पब्लिक प्राइवेट कंपनी में हो। अगर आप जॉब करते ही नहीं हो तो एम्प्लॉयमेंट का आपके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, आप नॉट एप्लीकेबल सिंपली यहाँ पे कर सकते हो। कौन से सेक्शन में आप फाइल कर रहे हो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। सेक्शन जो इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है नॉर्मली सेक्शन नंबर 139 के अंदर जाती है। एंड 139(1) में आपकी नॉर्मल बिफोर ड्यू डेट जो आप रिटर्न फाइल करते हो वो 139(1) में करते हो। आफ्टर ड्यू डेट जो आप फाइल करते हो उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, बिलेटेड रिटर्न, यानी ड्यू डेट के बाद में जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उसको बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। वो सेक्शन 139(4) में फाइल की जाती है। सेक्शन 139(5) में आपकी रिवाइज रिटर्न फाइल की जाती है। अगर आपने पहले कोई रिटर्न फाइल कर दी है और उसको आप रिवाइज करना चाहते हो तो आप 139(5) में करते हो। लेकिन बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न की एक डेट होती है। सो असेसमेंट ईयर 21 और 22 के लिए गवर्नमेंट ने इन दोनों की डेट को क्या रखा हुआ है, और ये चेंज हुई थी फाइनेंस एक्ट 2021 से। फाइनेंस एक्ट 2021 में इसको क्या किया था, 31 दिसंबर 2021 कर दिया था। वैसे पहले पिछले ईयर तक, ये पिछले असेसमेंट ईयर तक क्या हुआ करती थी, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट जो असेसमेंट ईयर का एंड होता था, तो असेसमेंट ईयर एंड तक आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस लिमिट को थोड़ा सा कम कर दिया था, तो यहाँ पर आप फाइनेंस एक्ट ने इसको करा था 31 दिसंबर 2021 तक आप फाइल कर सकते हो। लेकिन फिर कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। सो आप रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो, 31 जनवरी 2022 है। कौन से असेसमेंट ईयर की बात हो रही है, असेसमेंट ईयर 21 एंड 22 की बात हो रही है। इसके बाद में आप इन सेक्शंस के अंदर फाइल नहीं कर सकते। क्वेश्चन आता है 139(1) की रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हो, 13 सितंबर तक फाइल कर सकते हो। नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूं।
ऑडिट वाले केस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो 13 सितंबर 2021 तक फाइल कर सकते हो और इसकी डेट है 31 जन। क्वेश्चन आता है इसके बाद आपको रिटर्न फाइल करनी है तो कैसे करोगे? उसके लिए आपको कंडोनेशन लेना पड़ता है डिपार्टमेंट से। तो डिपार्टमेंट अगर आपको कंडोनेशन दे देता है तो आप 1192B के अंदर फिर रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसके लिए जो है टाइम लिमिट थोड़ी सी और एक्सटेंड हो जाती है ना। ये तो बेसिक सेक्शन हुए। इसके अलावा अगर आप कोई डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस इशू किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो है रिप्लाई कर रहे हो, तब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो वो आप इन सेक्शंस में सेलेक्ट करेंगे। तब आपका इसको आपको डिसेबल करना होगा, इसको इनेबल करो, ऊपर वाला अपने आप डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजीम, क्या आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो? न्यू टैक्स रिजीम हमारी क्या थी? जहां पर आपके टैक्स रेट कम कर दिए गए थे, लेकिन आपको कोई भी डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस, सर्टेन डिडक्शन और एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलेंगी। उस कंडीशन में आपको नई वाली स्कीम में आप जा सकते हो। वैसे मैंने प्रैक्टिकली बताऊं, मैंने किसी भी क्लाइंट को एडवाइस नहीं किया वो नई में जाए। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हो अगर आपको चेक करना है, ऊपर आई बटन में। बट मैं वो रिकमेंड करता ही नहीं कि आप नई वाली स्कीम में जाओ, क्योंकि डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो हैं ऑलरेडी आपकी चलती हुई आ रही हैं, तो आप उसको डिसकंटिन्यू भी करोगे तो वहाँ पे उसको नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी फ़िलहाल नो ही रहने देते हैं हम। और आर यू फाइलिंग फॉर द इनकम टैक्स रिटर्न 7 प्रोविजो, ये हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था, ध्यान आया आपको? वहाँ पर हमने कुछ भी टिक नहीं किया था तो नो आ गया ऑटोमेटिकली। और वेदर दिस रिटर्न इज बिंग फाइल बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी, नहीं, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर हम नो करेंगे। बैंक डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी आपके प्रोफाइल से पिक होकर के। और बैंक अकाउंट है तो आपको ऐड करने हैं, सारे बैंक अकाउंट आपको जरूर ऐड करने हैं, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, वरना पेनल्टी लगती है 10,000 रुपये तक की कोई भी बैंक की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हाइड करने से। जितने भी बैंक अकाउंट है सारे बैंक अकाउंट यहाँ पर शो करने हैं। अब कौन से बैंक अकाउंट? जो आपके प्रीवियस ईयर 20 एंड 21 में है। जो बैंक अकाउंट आपने अभी 1 महीने पहले खुलवाया है वो ऑब्वियसली उस वाले प्रीवियस ईयर में तो नहीं पड़ेगा, उसकी डिटेल की उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर में है, क्योंकि आप रिटर्न जो फाइल कर रहे हो प्रीवियस ईयर 2021 की कर रहे हो ना, तो उस पीरियड में जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। तो ऐड ऑन करके अनदर है तो उसको भी आपको यहाँ पर ऐड करना है। देन आप कंफर्म करोगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर कंफर्म हो जाती है। हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म्ड हो चुकी है। सेकंड आता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में चलते हैं। इसके अंदर हमको डिटेल डालनी है। सबसे पहले सैलरी की डिटेल। अब मैंने कॉम्पिटिशन शीट बनाई हुई थी, मैं यहीं से सारे डेटा पिक करूंगा। सैलरी के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सैलरी में हम नहीं डालेंगे। वैसे सैलरी की इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी ITR 1 वाली वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, कैसे आपको डालनी होती है। सेकेंड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है यस नोट 1 के अंदर है। इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिख जाए थोड़ा। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमारे पास है, तो हाउस प्रॉपर्टी का नोट 1 के अंदर हमको मिलेगी। ये हमारा नोट 1 है, दिस इज अवर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इसको जरा डाल देते हैं, ऐड डिटेल। हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट की इनकम है, लेट आउट वाले में जाएंगे हम। ग्रॉस रेंट कितना है? ग्रॉस रेंट 1,50,000 है, 1,50,000 है। टोटल टैक्स पेड टू अथॉरिटीज कितना है? कोई टैक्स पे नहीं है। नेट एनुअल वैल्यू NAV हमारी 1,50,000 आ गई, NAV 1,50,000। 30% एनुअल जो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ मिलती है 24A के अंदर। 24A के अंदर 30% 45,000 ऑटोमेटिकली। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आपने जो प्रॉपर्टी है ये बोरोइंग पे ली है, लोन पे ली है, और उसका आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आपको उस इंटरेस्ट का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। एंड यहाँ पे आप वो इंटरेस्ट जो है वो डाल सकते हो, जो भी अमाउंट है वो इंटरेस्ट आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। एंड देन हमारी टोटल जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में 1,05,000 आ गई है, और 1,05,000 हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई है। इसको हम ऐड कर देते हैं सिंपली। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमारी ऐड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लेट आउट हमारी डिटेल सारी ऐड हो गई है। हाउस प्रॉपर्टी वाली 1,05,000 इनकम है और लेट आउट ये पूरी डिटेल यहाँ पर ऐड हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पर डिटेल जरा ऐड कर देते हैं। नेम ऑफ बिजनेस डालना, ये भी मैंने कॉम्पिटिशन शीट में लिखा हुआ है, आई गेस ये रहा, ये हमारा नेम ऑफ बिजनेस है, तो इसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। ये जो मैंने कॉम्पिटिशन शीट बनाई है ना, ये असेसमेंट ये 21 एंड 22 के लिए ही बनी हुई है। आपको उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। बिजनेस कोड आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि किस टाइप का वो बिजनेस है। बिजनेस कोड मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। अदर प्रोफेशनल सर्विसेज नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, यानी हम प्रोफेशनल सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की बेसिकली सर्विसेज होती हैं। अदर प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर वो कवर हो जाएगा। MANG मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की हमारी सर्विसेज हैं, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट आपकी कितनी है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है।
अब यहाँ पर एंटर करने से पहले एक चीज़ सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर इन्होंने 3 सेक्शन अलग अलग क्लासीफाई कर दिए। पिछली रिटर्न्स में क्या होता था, एक ही फॉर्म के अंदर तीनों होते थे, अब इन्होंने अलग अलग सेक्शन बना दिया। बिजनेस वाला कौन सा होता है, बिजनेस वाला होता है 44AD की इनकम। जब 44AD प्रिजम्पटिव के केस में ही आप यूज कर सकते हो। ITR 4 जरूर ध्यान रखना, नॉर्मल अगर आपको अपनी इनकम शो करनी है तो आपको ITR 3 भरनी है, ITR 4 नहीं भरनी है। सो हम बिजनेस वाले के अंदर ही अभी डिटेल डाल रहे हैं ना। यहाँ पर अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट में आपको कितना डालना है। टोटल अकाउंट पे ही, जो कि आपके पहला पॉइंट है, जो आपके बैंक अकाउंट में आया है, कितनी अमाउंट आपके बैंक में आई है, कितनी आपने कैश में रिसीट करी है ना। ये टर्नओवर की बात हो रही है, यहाँ पर टर्नओवर की बात हो रही है, ठीक है। सो ये हमने अपनी कॉम्पिटिशन शीट में ऑलरेडी डाला हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा देखिए 44AD, ये देखिए टर्नओवर थ्रू बैंकिंग चैनल कितना है, 36,78,600। सो 36,78,800 एंड अदर देन, ये वाला अदर देन कितना है, कैश में मतलब कितना है, कैश में कुछ भी नहीं है। सो 36,78,800 है। और फिर आपको नीचे उसकी प्रिजम्पटिव इनकम, ये भी मैंने यहाँ दिखा रखी है ना। ये कुछ नोटिफिकेशन दिखा रहा है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जब भी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए जाते हैं, सो 44AD में बताया हुआ है, जो आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू ये वाली जो ट्रांजेक्शन करी है, इसका मिनिमम 6% आपको दिखाना ही दिखाना पड़ेगा अपनी इनकम। और जो कैश वाला है, इसका मिनिमम आपको 8%, इसका मिनिमम 6%, इसका मिनिमम 8% आपको दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो हमने कितना दिखाया हुआ है, 6,78,000। चेक कर लेते हैं कितना परसेंट है, इंटू 100, 18% है। तो मतलब हमने ज़्यादा ही दिखाया हुआ है, 6% हमको दिखाना था, हमने 18% दिखाया। तो ज़्यादा तो आप दिखा ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6,78,000 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और देखना वैसे ये एरर चली जाएगी। 6,78,800 मैंने डाला और मेरी एरर ठीक हो गई। लेकिन जैसे ही मैं 6% से कम डालूंगा, लेट्स सपोज मैं 50,000 डालता हूँ, देखिए वो एरर आ जाएगी वहाँ पे। मैंने 50,000 डाला, एरर आ गई यहाँ पर। तो 6% तो एटलीस्ट आपको दिखाना ही पड़ेगा। ये हमारा बोलता है सेक्शन नंबर 44AD। 6,78,000 डालना है हमको, 6,78,000, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और यहाँ अगर इस 8% वाला इसके अंदर आता है, अगर हम इसके अंदर कुछ डालते हैं तो उसकी वैल्यू इधर ऐड करनी होती है, और ये इसकी वैल्यू जो होती है वो इधर ऐड करनी होती है, ठीक है जी। तो टोटल हमारी इनकम 6,78,000 PGBP की होगी। सर्विसेज वाले के प्रोफेशन में 44AD में आप कवर होते हो, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डालोगे। लेकिन एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझो, बिजनेस वाले केस में जो लिमिट होती है वो 6% और 8% होती है। 6% बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजेक्शन, एंड अदर देन बैंकिंग चैनल ट्रांजेक्शन 8% मिनिमम दिखाना होता है। एंड 44AD में आपको 50% दिखाना पड़ता है ग्रॉस रिसीट का। जितनी आपको ग्रॉस रिसीट हुई, 40 लाख की ग्रॉस रिसीट अगर आपको हुई है, तो आपको मिनिमम 44AD में 20 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए जाते हो। अदरवाइज आपको ITR 3 फाइल करनी है। पॉइंट समझ गए। एंड इसी तरीके से 44AE जो होता है वो गुड्स कैरिज के लिए होता है। तो यहां पर आपको उसके अकॉर्डिंग, जो उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग अपनी इनकम दिखानी होती है। सो अकॉर्डिंगली अगर आपका प्रोफेशन है तो वहाँ दिखा दीजिए, गुड्स कैरिज है तो वहाँ पर दिखा दीजिएगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपकी सारी इनकम यहाँ पर PGBP की ऐड हो जाएगी। हमारी कंपटीशन शीट में खाली 44AD वाली इनकम है, तो हमने वो ऐड कर दी, और देखिए कितनी इनकम 6,78,000 ऐड हो गई होगी। सो हाउस प्रॉपर्टी आ गया 1,05,000 एंड PGBP आ गया 6,78,000। अदर सोर्सेज देख लेते हैं। अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितना मिला है, 4,253। यहाँ पर भी काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं लोग, अपना वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट शो नहीं करते। वो भी आपकी एक इनकम होती है, वो भी आपको अपने अदर सोर्सेज में जरूर शो करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सिंपली ऐड कर देते हैं, डू यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, आप इसको यस कीजिए, और यहाँ पर कितना है 4,253। सो 4,253 हम यहाँ पर डालेंगे, एंड बाकी कोई इनकम नहीं है तो इसको ही ऐड करके हम कंटिन्यू कर देंगे। सो हमने अपनी 3 हेड्स की इनकम डाल रही है। एक तो है हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा PGBP बिजनेस एंड प्रोफेशन, और तीसरा अदर सोर्सेज। और आई गेस यही था टोटल। देखिए 787,253 मैच कर लेते हैं। 787,253, ये देखिए हमारी फिगर्स मैच है, 787,253 कॉम्पिटिशन से फिगर मैच है, इसको हम कंफर्म कर देते हैं। सो हमने अपनी ग्रॉस टोटल इनकम भी डाल दी है। नेक्स्ट आता है डिस्क्लोजर्स एंड एग्जम्प्ट इनकम। इस पर क्लिक करते हैं। यहां पर आपको सबसे पहले डालना है
फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस इट इज मैंडेटरी टू फिल दीज डिटेल्स। ध्यान से देख लीजिए, आपको ये डिटेल मैंडेटरी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ध्यान आया आपको कुछ? मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? 4 इंफॉर्मेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। बैलेंस शीट है तो बेस्ट है, बैलेंस शीट है तो सबसे बेस्ट है, बैलेंस शीट नहीं है तो 4 इंफॉर्मेशन, 4 डिटेल्स आपको चाहिए। यहां पर आप ऐड कर दीजिए। देखिए अब यहां से आपसे पूछा जाएगा पूरा, लेकिन अब आप एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं, लाइक इंडिकेटिंग मैंडेटरी फील्ड्स। अब देखो, सन्ड्री क्रेडिटर मैंडेटरी में आ गया, आपका इन्वेंट्री मैंडेटरी में आ गई, आपका डेटर मैंडेटरी में आ गया ना, आपका कैश इन हैंड मैंडेटरी में आ गया ना। यहां पर मैंने आपको बैंक बैलेंस मैंडेटरी बताया था स्टार्टिंग में, ध्यान करो, मैंने ये मैंडेटरी बताया था, लेकिन आप ये भी यहां पर डाल दो क्योंकि ये बैलेंस तो आपके बहुत ही इजीली मिल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट जब लोगे तो वहां से बैलेंस मिल जाएगा, तो ये भी आप डाल दो। साथ में मैंने कैश वाला आपको नहीं बताया था, तो कैश आपके लिए मैंडेटरी होता है, यहां पर डालना है कैश इन हैंड 31 मार्च 2021 को कितना है वो डालना है। यहां पर ये देखिए ऊपर क्लियरली लिखा है, प्लीज फर्निश द इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2021। अब यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, अगर मैं पूरी बैलेंस शीट की फिगर्स यहां पर डालूंगा तो मेरा टोटल जो है वो मैच होना चाहिए, जो पॉइंट नंबर 7 है और टोटल असेट्स हैं ये और ये। अगर मैं पूरी बैलेंस शीट डाल रहा हूं तो बैलेंस शीट का तो भैया दोनों साइड्स एसेट्स एंड लायबिलिटी आर ऑलवेज इक्वल, तब तो मेरा ये मैच होगा। लेकिन अगर मैं खाली एक्सट्रैक्ट डाल रहा हूं तब मेरा ये मैच नहीं होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सट्रैक्ट डाल रहे हो तो मैच नहीं होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी फील्ड लेकिन जरूर डालने हैं। जो मैंडेटरी फील्ड है ना, इनको जरूर मेंशन करना है। चलिए, सो वैसे मैंने मेंशन किया हुआ था यहां पर मैंडेटरी फील्ड्स कौन कौन से हैं। 124560, ये क्या है हमारा बैंक बैलेंस है 124560। सो बैंक बैलेंस है 124560 और हमारा कैश इन हैंड कितना है 56,450। ये आपको क्लाइंट से पूछना पड़ेगा क्या कैश इन हैंड, अगर बुक्स नहीं बनी है तो कैश इन हैंड ऑब्वियसली थोड़ा अंदाजे से ही आपको डालना पड़ेगा, क्लाइंट से कंसल्ट करके ही आपको यहाँ पर डालना चाहिए कितना कैश इन हैंड आपके पास था इस डेट को 31 मार्च को। देन नेक्स्ट हमारा आता है क्लोजिंग स्टॉक 2,45,360। सो क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ डालना है, ये रहा, इन्वेंट्रीज में डालोगे आप 245,360 245,360। ठीक है जी, इन्वेंट्री की वैल्यू डाल दी है। डेटर आया 124,680, डेटर आपको यहाँ मिल जाएगा, डेटर है 124,680 124,680। ठीक है जी। एंड लास्ट हमारा क्रेडिटर कितना है 145,690। सो क्रेडिटर कहाँ पे है 145,690, राइट 145,690, परफेक्ट है जी। अब बस एक चीज चेक कर लो, मैंडेट अब मैच तो नहीं होगा, मैंने आपको पहले ही बोला, क्योंकि मैं एक्सट्रैक्ट डाल रहा हूँ। ये देखिए ये 1,45,000 आ रहा है और ये टोटल असेट आ रहा है, तो आपका मैच तो नहीं होगा। सो ऑब्वियसली ये चीज़ मैच नहीं होगी अगर आप खाली ये डालोगे। लेकिन रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैच करने के लिए अब हमारे पास और डिटेल नहीं है। वैसे आप इसको अगर ऐड कर दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई एम टेलिंग यू, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि मैंडेटरी डिटेल आपने डाल दी है। लेकिन फिर भी फॉर अ सेफर साइड में क्या करता हूँ ना, अब मैं क्या करता हूँ, इसका बैलेंस ले लेता हूँ। एक काम करते हैं, मैच कर देते हैं, ठीक है। फिर भी अगर नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं आपको नहीं, अगर आप मैच नहीं करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन -145,690 और लॉजिकल सी चीज़ है, जब आपका ये इतना आ गया और आपके पास असेट्स खाली ये लायबिलिटी की खाली इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो बाकी जो बैलेंस बचा वो आपकी कैपिटल हो गई ना। सो 405,360 हम क्या करते हैं, 405,360 यहाँ पर डाल देते हैं 405,360 एंड हमारा 5 देख लीजिए, बैलेंस हमारा पूरा मैच हो गया है। ठीक है, सो ठीक है, वो तो अब लॉजिकल सी चीज़ जो अगर आपको पता लग रही है तो आप डाल दो अकॉर्डिंगली, और बाकी हमारी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम एक काम करते हैं, सब में 0 डाल देते हैं, और इस तरीके से आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। ठीक है ना, एंड देन यहाँ पे आपको ऐड करना है। ठीक है, सो ये देखिए आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है और हमने इसको मैच भी करा दिया, और मैच नहीं भी होता ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ग्रॉस रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, अब यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझो, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास जीएसटी है, जीएसटी नंबर है, तो वो आप यहाँ पर डाल देना। मैंडेटरी नहीं है लेकिन फिर भी डाल लोगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पर ऐड डिटेल करो, अपना जीएसटी नंबर डालो, अगर जीएसटी नंबर है, अगर जीएसटी नंबर है ही नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो पॉइंट ही नहीं आता जीएसटी नंबर डालने का। लेकिन अगर है तो ज़रूर आप अपना जीएसटी नंबर वहाँ पर डाल दीजिए, और यहाँ पर अगर जीएसटी नंबर डाल रहे हो तो कितनी आपने वहाँ पर
वैल्यू ऑफ सप्लाई करिए वो भी आप डालो। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, आपके 26 AS में भी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ रही है, आप अपनी ITR में भी एक सेल्स दिखा रहे हो, रिकन्सिलेशन ज़रूर कर लेना। सो 367 ये वाली जो हमारी टर्नओवर है 36,78,600, 36,78,600 ये हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। और कोई और बिजनेस है दूसरा GST ना, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। एग्जम्प्ट इनकम है तो वो आप यहां पर दिखा सकते हो, एंड देन उसके बाद यहां पर आप कंफर्म कर दो सिंपली। सो हमने 3 डिटेल डाल दी हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने डाल दी है, GTI डाल दी है, और डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्ट इनकम हमने यहां पर एंटर कर दी है। टोटल डिडक्शंस की तरफ बढ़ते हैं और डिडक्शंस डालते हैं। हमने अपनी कॉम्पिटिशन में डिडक्शन डाली हुई है, ज़्यादा डिडक्शन नहीं है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। एक 80C की है और एक 80D की मेडिक्लेम एंड हेल्थ इंश्योरेंस की 50,000 है। सो 80C की 55,000 है, पहले तो 80C में आ जाओ। 80D अभी डालता हूं मैं, 80D, 80C कहाँ पे है? 80C आपकी ये वाली है। तो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन? डोनेशन पेड, तो डोनेशन तो कुछ भी पे नहीं की है। 80GG जो रेंट वाली होती है वो आपने क्लेम करी है, रेंट पे करा है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड को ही मिलती है, यानी अब ITR 4 करो तो कर सकते हो, अगर आप रेंट पर रहते हो तो आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन हमारे केस में नहीं है तो हम नो करेंगे। 80C की एलिजिबिलिटी है, यस। तो 80C में आप कितना लेना चाहते हो वो यहाँ पर हमारा कितना है, 55,000 की LIC पे करी है, 55,000 की यहाँ पर हमने ले ली है। फिर 80D की भी डिडक्शन है, सो 80D में हम यस करेंगे। यहाँ पर 80D आप यस करोगे तो आपको क्या करना होगा, शेड्यूल 80D जो है इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल, ये शेड्यूल हमको फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद अभी हम फाइल, मैं आपको बताऊंगा 80D का शेड्यूल कैसे फाइल करना है। देन आर यू एलिजिबल टू पेमेंट इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई डिडक्शन, एक डिडक्शन हमको लेनी है जो कि मैंने यहाँ पर भी मेंशन नहीं करी है, यहाँ पर भी मेंशन नहीं करी है। कितनी है डिडक्शन बताओ? 4253 की, 4253 की क्या है हमारी ये इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट ऑन सेविंग की 80 TTA में मिलती है 10,000 तक की, ठीक है। 80 TTA कहाँ पे है, ये रहा, इस पर टिक करो, और जितनी कितनी अमाउंट है 4253 ले लो, 4253 मिल जाएगी ना, 10,000 से कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो ये आपने इंटरेस्ट की डिडक्शन यहाँ पर ले ली है, ये वार्निंग आ रही है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंड इसको आप देन कंटिन्यू कर सकते हैं। सो चलिए अब हमको 80D की डिडक्शन भरनी है। देखिए 80D का हमने खाली येस किया था, ध्यान करो, हमने खाली येस किया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी फिगर नहीं भरी थी। यहाँ पर हम एडिट करेंगे और यहाँ पर डिटेल्स डालेंगे 80D की। सो एक काम करते हैं, एडिट करते हैं और 80D की डिडक्शंस मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 80D मेडिकल इंश्योरेंस के प्रोविज़न बोलता क्या है 80D, और कितना मैक्सिमम आपको मिल सकता है। हमने जो कंप्यूटेशन में अपना डाला है वो 50,000 डाला है, और 50,000 ये असेसी ले सकता है। सो आपको पहले समझाता हूँ 80D क्या बोलता है कि यू कैन क्लेम अ डिडक्शन अप टू 25,000 कि आप ले सकते हो अंडर सेक्शन नंबर 80D ऑन इंश्योरेंस फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यानी आप अपनी वाइफ का, या वाइफ है तो आप अपने हस्बैंड का, और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इन तीनों को उन्होंने एक पार्ट करा। एंड एडिशनल डिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस ऑफ पेरेंट इज अवेलेबल अप टू 25,000, यानी आप अपनी स्पाउस का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, ठीक है, इसको हम सेल्फ में डाल देते हैं, और दूसरा आपको पेरेंट्स का भी मिलेगा, ठीक है। 2 पार्ट समझ में आ गए, एक आपका सेल्फ, एक आपका पेरेंट्स। सो एन एडिशनल डिडक्शन फॉर इंश्योरेंस ऑफ पेरेंट इज अवेलेबल अप टू 25,000 इफ दे आर लेस देन 60 ईयर ऑफ एज। तो आपको अपना तो कितना मिलेगा, 25,000 का मिलेगा। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझो, आपको अपना कितना मिलेगा, 25,000 का। पेरेंट्स का कितना मिलेगा, ये एडिशनली है। एडिशनली का मतलब क्या होता है, ये तो मिलेगा, इसमें ये भी प्लस कर दो। पेरेंट्स का अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवाया है तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। कितना बेनिफिट है, देखिए बोल रहा है 25,000 अगर वो 60 ईयर से बिलो है, लेकिन इफ द पेरेंट्स आर एज्ड अबव 60 तो कितना हो जाएगा, वो अमाउंट इज 50,000 विच हैज़ बिन इंक्रीज इन बजट 2018 में 30,000 से बढ़ा करके उसको 50,000 कर दिया था। कहने का मतलब 25,000 या फिर 50,000, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25,000 या फिर 50,000। अब अगर 60 या 60 से कम है तो 25,000, 60 या 60 से ज़्यादा है तो 50,000। समझ गए बात को। इसके अलावा इन केस बोथ टैक्स पेयर एंड पेरेंट आर 60 एंड अबव,
द मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल अंडर दिस सेक्शन कैन बी 1 लाख। कहने का मतलब अगर आप भी, आपकी भी एज सेल्फ, आपकी एज जो है वो कितने से 60 से ज़्यादा है, तो आप भी 25,000 के अलावा कितना कर सकते हो, 50,000 कर सकते हो 25,000 की जगह पर। कहने का मतलब आप भी 60 से अबव हो, आपके पेरेंट्स भी 60 से अबव हैं, तो मैक्सिमम आप 50,000 प्लस 50,000 इतना कर सकते हो। लेकिन दोनों ही अगर 60 से कम है तो 25,000 ये और 25,000 ये, खाली आप मैक्सिमम 50,000 ही क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ एक चीज़ और समझो, इसके साथ साथ ये तो इंश्योरेंस हो गया, ये बात हो रही है इंश्योरेंस की। आप इसके अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी इंक्लूड कर सकते हो 5,000 रुपये तक का, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप कैश में भी पे कर सकते हो, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 का आप इंक्लूड कर सकते हो, या तो अपने में कर लो या पेरेंट्स के में कर लो, वो आप कर सकते हो। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी हो गई, देखिए अगर आप 60 से कम है तो 25 आपकी हो गई, पेरेंट्स आपके अगर 60 से कम है तो 25 उनकी हो गई, उस केस में 50। अगर आपकी 60 से कम है, पेरेंट्स आपके 60 से ज़्यादा है, तो आप ले सकते हो 25, पेरेंट्स की 50, 75 हो गई। दोनों ही 60 से अबव है तो आपकी भी 50, पेरेंट्स की भी 50, 1 लाख रुपए हो गई। क्लियर हुआ ये सेक्शन। और ये जो 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, ये इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो आप। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का क्या बेनिफिट होता है, इसको आप कैश में पे कर सकते हो, लेकिन ये जो इंश्योरेंस होता है इसकी रिसीट आपके पास होनी चाहिए, और आपने प्रॉपर रिसीट वगैरह होनी चाहिए, वो या ये इंश्योरेंस के लिए होता है सिंपली, ये हेल्थ चेकअप के लिए आप इंक्लूड कर सकते हो। अब आ जाइए सेक्शन के अंदर, पोर्टल पे आइए। अब देखिए यहाँ पर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक सबसे पहले यू एंड योर फैमिली मेंबर की बात है, और दूसरा यहाँ पर पेरेंट्स की बात है। तो यहाँ पर किस किस को इंक्लूड किया, यहाँ पर सेल्फ आप खुद आ गए, आपका स्पाउस आ गया, और आपका डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है। और यहाँ पे अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि आप नॉट क्लेमिंग, यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहे हैं क्या कोई सीनियर सिटीजन है, तो लॉ में सीनियर सिटीजन कौन होता है, जो 60 से अबव है इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है। सो क्या आपका स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन, सीनियर चिल्ड्रन को तो छोड़ ही दो, वो तो आपसे छोटा ही होगा, तो आप या आपकी स्पाउस जो है, क्या वो सीनियर सिटीजन है। यस तो कितना हो जाएगा बताओ, 50,000। नो तो कितना हो जाएगा, 25,000। पॉइंट समझ गए ना। अब तो कोई नहीं है तो हम नो करेंगे, और कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम 25 ले सकते हैं। 25 में आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5,000 का ले सकते हो। सो यहाँ पर हम 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड 20,000 ये ले सकते हैं। अब अगर मैं इसको हेल्थ इंश्योरेंस को, अपने इंश्योरेंस, ये सेल्फ एंड फैमिली हो गया ना, इसको मान लीजिए मैं 25 कर दूं और 5 यहाँ कर दूं, क्या मेरे को 30 की डिडक्शन मिल जाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर 25,000 तक की मैक्सिमम मिलेगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर 25,000 डाल दिया, नीचे टोटल देखो कितना आ रहा है, एलिजिबल अमाउंट देख लो जी, 25,000 आ रहा है, क्योंकि 25 मैक्सिमम आप कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ हमने डाल दिया 5 का, और ये हम 20 का ही डालते हैं, ज़्यादा डालने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड फिर बारी आती है पेरेंट्स की। तो क्या पेरेंट्स कोई सीनियर सिटीजन है? सो पेरेंट्स भी कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, पेरेंट्स भी 60 के बिलो हैं, तो आपको नो करना है। अगर है तो यस करो, यस करोगे तो 50,000 लिमिट, नो करोगे तो 25,000 लिमिट। क्लियर है ना कंसेप्ट? सो नो करा। यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप खाली 5,000 का ही मिलेगा, वो हमने ऊपर क्लेम कर लिया। तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा से डालूं तो क्या मैं क्लेम कर पाऊंगा? कुछ भी क्लेम नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं 1,000 रुपये का डालता हूँ, देखिए आ गया। मैक्सिमम 5,000 आप ले सकते हो। यहाँ पे हमको इन्होंने एरर दिखा दी, तो यहाँ पर हम 0 करेंगे, लेकिन हम 25,000 का इंश्योरेंस तो ले सकते हैं। यहाँ पर 0 कर दीजिए, और यहाँ पर 25,000 का ले सकते हैं। 25,000 का पेरेंट्स का हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। ठीक है, टोटल हमारा 50,000 आ गया। अब हो सकता है आपकी ये वैल्यू ज़्यादा हो, तो आप ज़्यादा डालो, लेकिन एलिजिबल तो आप इतने के लिए ही होगे मैक्सिमम। और हमारी कंपटीशन में भी एलिजिबल कितना, 50,000 का ही लिया है पूरा। सो ये हमने डिडक्शन की डिटेल डाल दी है, और मैंने आपको 80D समझा भी दिया। यहाँ पर एरर कोई मत करना, ठीक है जी। सो देखिए हमने 80D के अंदर डिटेल डाल दी है अब यहाँ पर एडिट करके, और हमारा 80D के अंदर 50,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है जी। सेविंग बैंक 80 TTA वाली डिडक्शन भी यहाँ पर आ गई है। सारी डिडक्शन, 3 डिडक्शन थी हमारी, एक ये, एक दूसरी ये, और तीसरी ये। इसको हम क्या करते हैं, कन्फर्म कर देते हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4 डिटेल्स हमारी कन्फर्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट आता है टैक्स पेड। सो टैक्स पेड आपने जो भी किया है, अभी टैक्स पेड आपको कहाँ से पता चलेगा आपने कितना टैक्स पे किया है? आपको 26AS चेक करना है, वहाँ से आपको पता चलेगा। 26AS कहाँ से डाउनलोड करते हैं? इधर आओ, व्यू फॉर्म 26AS पे जाओ, कंफर्म करो। तो ये हमारा ट्रेसिस की वेबसाइट आ गई। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। यहाँ पे जाओ आप, अपना असेसमेंट ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर की भर रहे हैं हम, 21 22 की, व्यू एज HTML एंड व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करो। तो ये आपका पूरा फॉर्म 26AS आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके
जो है वेरीफाई और रिकनसाइल कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो भी TDS आपका कटा हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। हमारे केस में कुछ भी नहीं है TDS कहीं पर, तो 0 ही आएगा। इसको हम सिंपली कन्फर्म कर देते हैं। सो कंफर्म होने के बाद अब हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है बन के आई है 52,024 रुपीज़ की हमारी जो है टैक्स लायबिलिटी टोटल बन के आई है। इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर आपको दिखा देगा पूरी कंपटीशन कैसे हुई है। भाई इतनी आपकी इनकम थी, ये आपने डिडक्शंस क्लेम करी और ये आपकी टोटल इनकम यहाँ पर बन गई और इतना आपका टैक्स बना। अब यहाँ पर हम अपनी कंपटीशन देखेंगे तो ये वाली डिडक्शन मैंने क्लेम नहीं की है, आई गेस ये वाली डिडक्शन जो है यहाँ पर क्लेम नहीं की है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और ये वाली डिडक्शन भी क्लेम कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया मैं तो ये भी शेयर करता हूँ क्लाइंट के साथ। सो कितना 4253 एंड ये 80 TTA में मिलती है डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट की। सो 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, ठीक है 4253। और ये माइनस हो रखा है क्या, एक सेकेंड, ये माइनस नहीं हुआ, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। सो टोटल देख लो अब 787253, ये देखिए 787253 टोटल डिडक्शन इन तीनों का चेक कर लेते हैं कितना है 109253। सो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है 109253, ये भी ठीक, ये भी ठीक है। टोटल इनकम 678 ये आ गई। उसके बाद आ जाओ जी, ये हमारा ब्रेकअप हो गया। यहाँ पे मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो एक इसमें से 5 लाख माइनस करते हैं और इसका कितना 20%। सो 35,600 रुपये ये हमारा आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, मैच कर लेते हैं। टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 48,100, ये देखिए जी 48,100 आ रहा है। ब्रेकअप आप चेक करोगे, कैलकुलेशन चेक कर लो, 12,500 और 35,600। एक सेकेंड इधर आओ, 12,500 35,600 48,100 जो आपका टोटल टैक्स बन रहा है। नीचे आओगे तो ये 87A की रिबेट 0 क्यों है, क्योंकि हमारी टोटल इनकम जो है ना ये 5 लाख से ज़्यादा है। ये देखिए 5 लाख से ज़्यादा क्या है, तो हमको रिबेट 87A की कहाँ है, ये नहीं मिलेगी, ठीक है। टोटल टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट 48,100, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 1924। टोटल टैक्स लायबिलिटी बिफोर इंटरेस्ट भी हमको पे करना पड़ेगा क्योंकि हमारी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ रही थी। सो टोटल टैक्स एंड सेस कितना आ जाएगा 50024। तो यहाँ तक तो हमारी वैल्यू ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको 50024। लेकिन इंटरेस्ट भी अभी ऐड होगा। इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट है भाई, एडवांस टैक्स पे करना होता है अगर आपकी 10,000 से ज़्यादा की इंटरेस्ट लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी है, लेकिन हमने पे नहीं किया तो हमारा इंटरेस्ट नीचे यहाँ पर आ रहा होगा। ये देखिए 234B के अंदर आ रहा है 1500 रुपये और 234C के अंदर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 500 रुपीज़। तो 1500 और 2000 का हमारा टोटल आ रहा है यहाँ पर। सो हम 2000 का इंटरेस्ट लिख देते हैं। और कौन कौन से सेक्शन में आ रहा है 234C एंड 234F। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में आपको सेपरेट अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे कैसे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। 234F एंड 234C, F ही था ना, एक सेकेंड रुको, नहीं F नहीं था, 234C एंड 234B। 234B सेक्शन के अंदर एंड 234C के अंदर हमारा 2000 का बन रहा है और इसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे अगर तो 52024 टोटल देख लो 52024 टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी ये बन रही है। बिल्कुल परफेक्ट। अब हमारी चीज़ सारी मैच हो चुकी है, इसको आप कंफर्म कर सकते हो। एंड उसके बाद में आपकी ये टोटल टैक्स लायबिलिटी सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो चुकी है, आप प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर हमको इतने की पेमेंट करनी है, 52,020 की पेमेंट करनी है। ये दोबारा से कंपटीशन इसने हमको दिखाई है। यहाँ पर पे लेटर और पे नाउ का 2 का ऑप्शन आता है। हम पे नाउ पे जाते हैं। पे नाउ TDS की जो NSDL की वेबसाइट है जहाँ से आप टैक्स पे करते हो। आपको कौन सा चालान बनाना होता है, आपको बनाना होता है चालान नंबर 280 जो कि पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो होती है, ये हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स है हमारा, तो ये चालान नंबर 280 के अंदर पे करना होता है। इसको भी ध्यान से मैं बता देता हूँ आपको, वैसे पे नहीं करूँगा अभी, लेकिन मैं आपको एक बार पूरा आइडिया दे देता हूँ कैसे आपको ये 280 वाला चालान प्रिपेयर करना होता है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका टैक्स एप्लीकेबल कौन सा है, कॉर्पोरेशन टैक्स है या इनकम टैक्स है। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो कंपनीज के ऊपर लगता है, हमारा इनकम टैक्स है ये वाला, तो हमको ये सेलेक्ट करना है। सेकंड हमसे पूछ रहा है कि टाइप ऑफ पेमेंट कौन सी है, आपका एडवांस टैक्स है, सरचार्ज है, कौन सा टाइप है। तो ये मैंने आपको ऐसे बता दिया था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है जो कि हम अपनी इनकम खुद असेस करके जब टैक्स पे करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो ये वाला ही सेलेक्ट करना, ध्यान से कोई दूसरा हेड मत सेलेक्ट करना,
300 इज द करेक्ट ऑप्शन। मोड ऑफ पेमेंट डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर अगर यूपीआई पेमेंट होती तो उससे भी अच्छी चीज़ हो जाती, लेकिन यूपीआई में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, यहाँ 25,000 तक ही कर सकते हो एक बार में। नेवरदलेस आप डेबिट कार्ड भी अब कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड है। पंजाब नेशनल मेरा डेबिट कार्ड तो आ गया खैर, बाकी और ये बैंक है लिमिटेड है। नेट बैंकिंग में आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग में काफ़ी सारे बैंक्स हैं, ठीक है। सो नेट बैंकिंग में आप इन बैंक्स के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड के लिए खाली लिमिटेड बैंक्स हैं। पैन नंबर आपको अपना डालना होगा, असेसमेंट ईयर यहाँ पे आप डालोगे, अपना एड्रेस डाल के और प्रोसीड करके आपको पेमेंट करनी है अपने जो भी आपका बैंकिंग का इंटरफेस होता है, वहाँ पे जाके आप पेमेंट कर सकते हो। इस तरीके से मैं अभी पे लेटर कर देता हूँ, बाद में इसको पे करेंगे। पे लेटर में इट इज़ रिकमेंडेड टू पे नाउ कर देंगे पे, टेंशन मत लो। प्रीव्यू रिटर्न पे हम जाएंगे और यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है, सेल्फ सेलेक्ट करेंगे। टीआरपी वाले में आपको कुछ नहीं डालना, यहाँ पे कुछ मत डालना। प्रोसीड टू प्रीव्यू, आपको प्रीव्यू दिखाएगा पूरा। तो दिस इज़ अवर रिटर्न बेसिकली, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चेक करनी होती है कि एक तो बैंक डिटेल, तो खैर रिफंड तो आएगा नहीं। एक चीज़ जो होती है कि कितना आपका टोटल टैक्स बन रहा है, वो आपका आएगा ऊपर, आएगा ऊपर, ये रहा आपका जी। इसको ज़रूर चेक कर लेना। टोटल अमाउंट पेबल आपका, अगर रिफंड बनता है तो आपका D19 के अंदर आएगा कि रिफंड, तो ये रिफंड चेक कर लेना। पेबल है तो पेबल चेक कर लेना, जितना कंपटीशन शीट के अंदर है उतना ही होना चाहिए। तो 52020 यही हमारा वहाँ पे आ रहा था, ठीक है जी। ये आ गया, ये पूरा। बाकी आप एक बार वेरीफाई कर लेना पूरे फॉर्म को, सारी डिटेल ठीक आ रही हो। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आप जाएंगे एंड यहाँ पे गाइस आपको वेरीफाई करना होगा अपनी रिटर्न को। सो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आप जाएंगे और आप वेरीफाई कर, 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास वेरिफिकेशन के। ई वेरीफाई नाउ आप आधार OTP से कर सकते हो, या फिर ई वेरीफाई लेटर 120 डेज के अंदर आपको करना होता है, वरना आपकी रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव हो जाती है। वेरीफाई या फिर ITR भी, ये ऑप्शन तो मत ऑप्ट करना। यहाँ पे आपको CPC भेजनी पड़ती है रिटर्न, उस पर साइन करके स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजनी पड़ती है वो 120 डेज के अंदर। सबसे बेस्ट ये होता है, अगर अभी आपके पास नहीं है आधार OTP तो ये वाला ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। इसके बाद में आपकी रिटर्न जाती है CPC प्रोसेसिंग होने के लिए, और प्रोसेस होने के बाद में आपकी रिटर्न जो है, हमारे में तो वैसे रिफंड नहीं बन रहा, लेकिन आपका अगर रिफंड बनता है तो आपको रिफंड देना पड़ेगा। हमारे में टैक्स बन रहा है तो हमको टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर रिफंड बन रहा है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। क्लेम मैंने जो है टैक्स पे लेटर करा था, पे लेटर मत करना। टैक्स अगर आपका बनता है तो उसको ज़रूर पे कर देना, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो होता है वहाँ पे उसकी डिटेल डाल करके, मतलब फाइल तभी करना जब आपका टैक्स 0 बन रहा हो, मतलब आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया हो। वरना वो जो इंटीमेशन आएगी ना इसकी, जैसे अभी मैं अगर कर दूं इसको फाइल, तो इंटीमेशन आएगी 143(1) के अंदर, उस इंटीमेशन में मेरा टैक्स निकल करके आ जाएगा, तो वहाँ पे मुझे टैक्स, फिर वो टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा इवेंचुअली जा करके। सो गाइस ये पूरा प्रोसेस था आपका ITR 4 को प्रिपेयर करने का, और ये पूरा फाइल करने के बाद इसकी जो ITR की कॉपी होती है, ITR फॉर्म, ITR V और कॉम्पिटिशन, वो आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपने खुद फाइल कर रहे हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए उसको अपने पास रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हो। सो गाइज ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आपको अपनी ITR 4 फाइल करनी होती है। होप सो गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।